आज मैं आपको टेराफॉर्मर्स मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि 2016 को आई थी। टेराफॉर्मर्स मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 21वीं सदी में पृथ्वी पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए साइंटिस्टों ने मार्स पर इंसानों को भेजने का डिसाइड किया। लेकिन वहाँ का टेम्परेचर -58 डिग्री था, जिसमें इंसानों को सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। तब साइंटिस्टों ने टेराफॉर्मिंग नाम से मार्स पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारे कॉकरोच को वहाँ भेजा गया, जो वहाँ पर मास यानी काई बनाने लगे। इसकी वजह से मार्स का सरफेस डार्क हो गया और वो सनलाइट को सोखने लगा, जिससे वहाँ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता गया। इसके बाद सीन 2597 में शिफ्ट होता है। वहाँ हम सोकिची और ननाओ को देखते हैं। इन्होंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है और अब पुलिस फोर्स इनके पीछे पड़ी हुई है। दोनों बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स इनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होंडा है और वह मार्स पर चल रहे प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। यहाँ पता चलता है कि साइंटिस्ट अब मार्स पर इंसानों को भेजने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन सभी कॉकरोच को खत्म करना होगा जो आज से 500 साल पहले भेजे गए थे। वहाँ पर सकाकीवारा नाम की एक एजेंट होती है। वो कहती है कि सोकिची और नानाओ हमारे प्रोफाइल से मैच हो रहे हैं, जो कॉकरोच कॉलोनी को खत्म करने वाले प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं। ये जानकर होंडा सोकिची और नानाओ से मिलता है। अगला सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है। इस समय बग्स 2 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा जा रहा है। इसमें मौजूद टीम मार्स के कॉकरोच को मारने वाली है। फिर दिखाया जाता है कि सोकिची और नानाओ भी इस टीम में शामिल हैं। इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इस टीम में मौजूद सभी लोग क्रिमिनल हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन डोजिमा आता है और सभी को तैयार रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ये लोग मार्स पर लैंड करने वाले हैं। इसके कुछ देर बाद इनका स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड हो जाता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि सोकिची और नानाओ पर मर्डर का चार्ज लगा था। तब होंडा ने उनसे बग्स 2 वाले मिशन को ज्वाइन करने के लिए बोला था। इसके बदले में सरकार उनके चार्ज को खत्म कर देगी और उनको पैसा भी मिलेगा। सोकिची ने तो मना कर दिया, लेकिन नानाओ उनकी सारी कंडीशन मान गई। इसके बाद सोकिची भी उनकी कंडीशन मान गया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ डोजिमा मार्स पर रेड प्रो मिसाइल लॉन्च करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के आसपास के कॉकरोच मर जाएं। इसके बाद उनको बग्स 1 स्पेसक्राफ्ट भी मिल जाता है, जिसे एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट के तौर पर 10 साल पहले लॉन्च किया गया था। अब जांच करने के लिए कुछ लोगों को स्पेसक्राफ्ट से बाहर भेजा जाता है। जिन और मारिया काई के अंदर चेक करते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कॉकरोच की डेड बॉडी नजर नहीं आती। इस बात से दोनों हैरान होते हैं। तभी उनकी नजर कॉकरोच जैसे दिखने वाले बड़े से क्रिएचर पर पड़ती है, जो बिल्कुल इंसानों के जैसा ही लग रहा था। इससे दोनों डर जाते हैं और वहीं पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। इधर सोकिची और नानाओ को भी वो क्रिएचर दिखाई देता है। इसे देख ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं। नानाओ को लगता है कि वो मार्स पर रहने वाला एक इंसान है। तभी वो तेज स्पीड के साथ आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये देख सोकिची काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। क्रिएचर के जाने के बाद जिन और मारिया भी वहाँ जाते हैं। जिन बताता है कि इन लोगों ने मोरिका को भी मार दिया है। आप सभी वापस स्पेसक्राफ्ट में आ जाते हैं और नानाओ का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। सोकिची कैप्टन पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने इनको कॉकरोच को मारने के लिए यहाँ लाया था, जबकि यहाँ पर तो मॉन्स्टर मौजूद है। तब कैप्टन समझाता है कि ये मॉन्स्टर ही कॉकरोच है। इंसानों ने कॉकरोच को 500 साल पहले यहाँ भेजा था। सभी को लगा कि ये कमजोर है और ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये सब खुद को इवॉल्व करते गए और अब बड़े बड़े मॉन्स्टर में बदल गए हैं, जिनको टेराफॉर्मर्स कहा जाता है। सोकिची समझ जाता है कि ये लोग इनको धोखा दे रहे हैं। उसी समय होंडा का होलोग्राम भी वहाँ आता है और समझाता है कि किसी को धोखा नहीं दिया गया, बल्कि सभी के पास विनाशकारी कीट का डीएनए है, जिसे इंजेक्ट करने के बाद तुम लोगों के अंदर भी सुपर पावर आ जाएगी, जिसकी मदद से तुम लोग उनको मार पाओगे। इतना बताने के बाद वो चला जाता है। फिर कैप्टन डोजिमा इनको समझाता है कि सभी के पास अलग अलग कीट का डीएनए है, यानी कि बग का डीएनए है। इसे बॉडी में इंजेक्ट करते ही बॉडी म्यूटेट होने लगेगी और उसमें कीट की पावर आ जाएगी। इसके बाद कैप्टन सभी को उनकी पावर का डाटा दिखाता है। कैप्टन आगे बताता है कि डीएनए का असर खत्म होते ही तुम सब फिर से असली रूप में आ जाओगे और इसका ज्यादा डोज लेने से मौत भी हो सकती है। इसी बीच एक मॉन्स्टर वहाँ पर आने लगता है। तब ली कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर होते तो इस समय जेल के अंदर सड़ रहे होते, इसीलिए हमें अपनी नई पावर से इनका सफाया करना चाहिए, ताकि हम सब पृथ्वी पर वापस जा सकें। ली बाहर खड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। ली काफी टैलेंटेड था, इसीलिए कुछ को लगता है कि वो मॉन्स्टर को आसानी से हरा देगा। ली बाहर पहुँचते ही अपने पास वाले डीएनए को इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगती है और उसमें डीएनए वाली कीट की पावर आने लगती है। ली को ग्राउंड बीटल का डीएनए दिया जाता है, जिसके अंदर आग से अटैक करने की पावर थी। अब ली उसके साथ शानदार तरीके से फाइट करता है और
अपने हाथों से आग निकाल कर उस पर अटैक करता है। ली को लगता है कि मॉन्स्टर इस अटैक से जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत था। वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था, जो पलक झपकते ही ली को मार देता है। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा था। तभी वो मॉन्स्टर स्पेसक्राफ्ट के ट्रांसपेरेंट सेल पर चढ़ जाता है और तोड़ने लगता है। सभी को लगता है कि सेल काफी मजबूत है और मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं पाएगा। इतनी देर में वो उसे तोड़ देता है और अंदर पहुंचते ही 2 लोगों को मार देता है। ये देख सोकिची अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट करने जाता है, लेकिन इस बार कैप्टन खुद उसका मुकाबला करना चाहता था, इसीलिए वो अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है। उसके अंदर बुलेट एंड की पावर होती है, जो अपने वजन से 100 गुना भारी चीज को उठा सकती है। कैप्टन को पावर मिलते ही वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसे देख सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी इसीरो देखता है कि चारों तरफ से वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे हैं। इससे सभी की हालत खराब हो जाती है और इसीरो वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से इनके एयरक्राफ्ट के सिस्टम में एरर आ जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पाता। ये देख सब उनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं, यानी कि फैसला करते हैं। कैप्टन प्लान बनाता है कि सभी लोग बक्स 1 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ से एक सैंपल लाना है, जबकि वो इसीरो के साथ यहाँ रुककर इनका मुकाबला करेगा। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब सोकिची ननाओ को देखने जाता है, जहाँ पर उसके अंदर भी पावर आ रही होती है। अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर मॉन्स्टर आने लगते हैं। इसके बाद इसीरो भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर लेता है और इनका मुकाबला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब बाकी लोग एक टैंक के अंदर चले जाते हैं, जहां अब मॉन्स्टर को रोकने की बारी तेजुका को थी, इसीलिए वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद उसकी पावर आने लगती है। इतनी देर में सोकिची भी यहाँ पहुँच जाता है। अब इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं, लेकिन अब तेजुका तेज स्पीड से आगे निकालने लगता है, जिससे सभी मॉन्स्टर जलने लगते हैं। इसके अंदर मैकले बग का डीएनए होता है। इसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो 945 किलोमीटर की स्पीड से आग निकालता है। इसके सामने किसी भी दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन है। अब ये लोग बक्स 1 स्पेसक्राफ्ट की ओर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि डोजिमा किसी वजह से कैप्टन नहीं बनने वाला था। तब होंडा ने उसके बदले में बक्स 1 से एक सीक्रेट अंडे को लाने को बोला है। इधर बक्स 2 स्पेसक्राफ्ट में मॉन्स्टर का झुंड आने लगता है। इसके बाद इस हीरो स्पेसक्राफ्ट को मेटल शीट से कवर कर देता है और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। इससे मॉन्स्टर बेहोश होने लगते हैं। इधर अब टैंक के सामने मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। इसे देख सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तेजुका की मदद से ये लोग उसको पार कर जाते हैं, जिस दौरान तेजुका जख्मी हो जाता है। इस झुंड को पार करके ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी इनके सामने दूसरी झुंड आ जाती है, जो पहली वाली झुंड से काफी बड़ी थी। ये देख ओसाका तेजुका की हेल्प करने जाती है। इसके पास ब्लैक और रिटल का डीएनए होता है, जिनकी स्किन बहुत ही हार्ड होती है। तभी मारिया भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पास रैम्बो बीटल की डीएनए होती है और इसमें अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने की पावर थी। अब दोनों ऊपर जाती हैं और तेजुका को प्रोटेक्ट करने लगती हैं, लेकिन इस झुंड को पार करते ही टैंक डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें तेजुका, ओसाका और मारियो नीचे गिर जाते हैं, जबकि टैंक के अंदर के लोग बेहोश हो जाते हैं। अब टैंक ऑटो पायलट मोड में आ जाता है और वहाँ से आगे चला जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो तेजुका, ओसाका और मारियो को घेर लेते हैं। जख्मी होने के वजह से तीनों की पावर कम हो जाती है, इसलिए मॉन्स्टर तीनों को आसानी से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट के अंदर पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इससे मॉन्स्टर के साथ डोजिमा और इसीरो भी बेहोश हो जाते हैं। सोकिची और बाकी लोग जब होश में आते हैं तो वो बक्स 1 स्पेसक्राफ्ट के नजदीक होते हैं। ये देख इनको समझ आ जाता है कि तेजुका, ओसाका और मारिया मर चुके हैं। यहाँ से सोकिची जिन और मीना के साथ स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाता है, जबकि इनके 2 साथी बाहर रुक जाते हैं। अंदर जाते ही मीना स्पेसक्राफ्ट को चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कोई यहाँ की इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेज रहा है। इससे तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी बीच कुछ मॉन्स्टर आकर इनके बाहर वाले साथियों को मार देते हैं, जिनके पास हथियार थे। अब इनको समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर इवॉल्व हो रहे हैं, यानी ये इंसान से सीख रहे हैं। तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को होंडा के पास पहुँचा रहा है, और यहाँ जो भी हो रहा है वो सब होंडा का प्लान है। अब सोकिची इनको खत्म करने का डिसाइड करता है और अपने अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है, क्योंकि उसे जो डीएनए मिला है वो एशियन जॉइंट हॉर्नेट का है, जिसके अंदर ऐसा पॉइजन होता है जो अपने दुश्मन को मार कर छोड़ता है। अब जिन भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे एक रेतीले टिड्डे का डीएनए मिला होता है। इसके पैर बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। अब मीना भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे ऑर्किड प्रेइंग मैंटिस का डीएनए मिला है, जिसके पास पावरफुल कवच होता है। यहाँ तीनों बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हैं। तभी वहाँ पर एक पिरामिड बाहर निकलता है, जिसे देख तीनों हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बक्स 2 में ऑक्सीजन रिफिल होने लगता है।
उसी समय वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और कैप्टन डोजिमा पर गन पॉइंट कर देता है। फिर रिवील होता है कि वह मॉन्स्टर नहीं बल्कि मोरिकी है, जिसे मॉन्स्टर ने सबसे पहले पकड़ा था। लेकिन मोरिकी अभी भी जिंदा है। इसमें एमरोल्ड कॉकरोच का डीएनए है जो अपने पॉइजन यानी कि जहर से किसी भी कॉकरोच को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद वो डोजिमा को मार देती है और इसीरो के ऊपर पानी डालती है, जिससे इसीरो फिर से जिंदा हो जाता है। फिर पता चलता है कि वो भी मोरिकी से मिला है और उसमें स्लीपिंग कीरोनोमिड का डीएनए है जो पानी और हवा की कमी में क्रिप्टोबायोसिस स्टेट में चला जाता है और ये किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकता है, जो पानी मिलते ही फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी हमें एक अंडा दिखाया जाता है जो यहाँ के कॉकरोच मॉन्स्टर का सेकंड जनरेशन है और होंडा इसको पृथ्वी पर मंगाना चाहता है। इसमें मोरिको और इसीरो उसकी हेल्प कर रहे हैं। दूसरी तरफ होंडा सोकिची, जिन और मीना से कांटेक्ट करता है, जहाँ वो इसीरो और मोरिके के बारे में बताता है। फिर इनको पता चलता है कि बक्स 2 में एक वेजल पैड है जिसकी मदद से मोरिकी और इसीरो अंडे को लेकर पृथ्वी पर जाने वाले हैं ताकि उसके ऊपर स्टडी की जा सके। लेकिन होंडा का अलग ही प्लान था। वो उनके डीएनए को इंसान के डीएनए के साथ मिलाकर एक ऐसे आदमी तैयार करना चाहता है जिसको हराना इम्पॉसिबल है। तभी इनकी नजर बक्स 2 पर जाती है, जिसे इसीरो वापस पृथ्वी पर ले जाने वाला है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसीरो के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो अपनी फैमिली को खाना भी नहीं खिला पाता था, इसलिए वो पैसों की लालच में यहाँ आया है। फिर मोरिकी रिवील करती कि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि वो इसीलिए आई है ताकि इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। तभी अचानक ही यहाँ पर रखा हुआ अंडा फूट जाता है, इसमें से सेकंड जनरेशन के 2 नए मॉन्स्टर निकलते हैं। ये देख दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये अंडा समय से बहुत पहले फूट गया है। अब मोरिकी अपनी पावर से उनको कंट्रोल करने जाती है, लेकिन उसके पॉइजन का दोनों पर कोई भी असर नहीं होता और वो मोरिकी को मार डालते हैं। इसी बीच अब स्पेसक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर जाता है। होंडा ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि मोरिकी ने जिस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया था ये दोनों उसी के बच्चे हैं, इसलिए उनको पृथ्वी पर लाना खतरे से खाली नहीं है। तभी ये मॉन्स्टर सरफेस पर मौजूद अपने साथियों को सिग्नल देने लगते हैं। इसके बाद सभी मॉन्स्टर स्पेसक्राफ्ट पर चढ़ने लगते हैं और स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम फेल होने लगता है। अब मॉन्स्टर इसीरो पर भी अटैक करती है, लेकिन उस समय वो खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर लेता है। इसके कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड हो जाता है और मॉन्स्टर सोकिची के ग्रुप के सामने आ जाते हैं। अब तीनों के पास उनसे लड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए तीनों खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और शानदार तरीके से उनके साथ फाइट करते हैं। लेकिन अब वो मॉन्स्टर इनके मूव को सीख लेते हैं और इनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। इसके दौरान वो मीरा को मार देते हैं और जिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने अंदर सेकेंड डोज को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो फिर से लड़ने लगता है। ये देख सोकिची भी सेकेंड डोज देकर अपनी पावर बढ़ा लेता है। इसके बाद अब दोनों शानदार तरीके से उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जिनकी पावर फिर से कम होने लगती है, इसीलिए वो तीसरा डोज भी ले लेता है, जिससे उसकी पावर फिर से बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ते हुए शानदार फाइट करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी पावर दोबारा कम हो जाती है। ये देख वो डीएनए का बहुत सारा डोज ले लेता है। उसे लगता है कि ऐसे उसकी पावर और बढ़ जाएगी, लेकिन डीएनए का अब उस पर गलत असर होने लगता है और वो कमजोर हो जाता है। ये देख सोकिची उसे बचाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर का लीडर उसे भी जख्मी कर देता है। इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। अब मॉन्स्टर का लीडर सोकिची को मारने वाला होता है। उसी समय वहाँ कोई चमकती हुई चीज आ जाती है, इसे सब ध्यान से देखने लगते हैं। फिर पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि ननाओ है, जो अब एक सिल्क मोथ में चेंज हो गई है। यह ननाओ और सोकिची एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब ननाओ मॉन्स्टर के झुंड पर अपने डस्ट बम को गिराने लगती है। ये देख सोकिची उसे रोकने की कोशिश करता है और उड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उन पर गन फायर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है। ये देख जिन सोकिची को समय रहते वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन अब ननाओ भी मॉन्स्टर की झुंड के साथ आग में जल जाती है। इसे देख सोकिची को बहुत बुरा लगता है। इस ब्लास्ट की वजह से इसीरो पर पानी गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन जख्मी होने से खुद को नहीं संभाल पाता और दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इसमें सोकिची किसी तरह बच जाता है, लेकिन अब जिन की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। जिन सोकिची से कहता है कि ननाओ ने तुम्हें अपनी पावर से बचाया है, तुम्हें किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर वापस लौटना होगा। इतना कहने के बाद वो मर जाता है। इस बात से सोकिची बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर का लीडर आ जाता है। इस समय सोकिची बहुत गुस्से में होता है और अपनी पावर की बिना ही उसे जख्मी कर देता है, लेकिन सोकिची उसे मारता नहीं बल्कि उसे जिंदा छोड़ वहाँ से चला जाता है। अब सोकिची बक्स 2 स्पेसक्राफ्ट में पहुँचता है, जहाँ इसीरो
उसके सामने था। सोकीची जान चुका था कि इसीरो ने उनको धोखा दिया है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा होता है। तभी इसीरो उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो सोकीची को नहीं बल्कि उसके पीछे आ रहे मॉन्स्टर को मारता है। वो सोकीची को समझाता है कि हमें साथ में यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद दोनों वेसल पैड में वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख मॉन्स्टर उसे रोकने के लिए उड़ने जाते हैं, लेकिन उनका लीडर उनको रोक लेता है क्योंकि सोकीची ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, इसीलिए अब वो भी उनको वहाँ से जाने देता है। अब इसीरो इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में लाइव कर देता है, इससे साका की बारह परेशान हो जाती है। यह रिवील होता है कि होंडा इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को बेचना चाहता था। ये सुनते ही साका की बारह समझ जाती है कि वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए गोली चलाती है, लेकिन होंडा अपनी पावर से गोली को रोक लेता है और साका की बारह पर एक स्पाइडर फेंक देता है, जो उस पर एक पर्पल पॉइजन छोड़ देता है और उससे साका की बारह की मौत हो जाती है। अब सोकीची और इसीरो को दिखाया जाता है जो एक छोटे से वेसल में पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। इसीरो कहता है कि मैं पृथ्वी पर वापस जाकर ननाओ और सभी के लिए कब्र बनाऊंगा और एक बार फिर मार्स पर आऊंगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।